हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हम आज से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, हमने विद्युत धारा के बारे में कक्षा 6 में भी पढ़ा था, कक्षा 7 में भी पढ़ा है और हम आगे का अब पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय में आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत संयंत्र को न छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गोले हाथों से किसी वैद्युत संयंत्र को छूना क्यों खतरनाक है? तो आपको पता है कि आप जब छोटे थे तभी से आपको बोला जाता है कि गीले हाथों से आप जो है वह स्विच को ना छुएं। क्यों? क्योंकि गीले हाथों से स्विच को या विद्युत उपकरणों को छूने से आपको करंट लग सकता है। ठीक है ना, आपको विद्युत का झटका भी लग सकता है जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। क्यों? तो इसलिए कि पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कक्षा 6 में पढ़ा था, 6 में 7 में भी पढ़ा था। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक या कुचालक होते हैं। कक्षा 7 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरीक्षित चित्र बनाया था, एक टेस्टर बनाया था। याद है आपको, बल्ब वाला? क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में कि संपरीक्षित क्षेत्र को हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने एक बल्ब को देखा था और फिर धन और जो ऋण विद्युत प्रवाह था उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस तरह से हमने एक क्रियाकलाप भी किया था, अगर आपको याद हो तो। हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं। नॉर्मली सभी धातुएं जो होती है वह विद्युत की चालन करती हैं, ठीक है ना। जबकि कुछ पदार्थ है जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने अपने संपरीक्षित क्षेत्र से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, जैसे कि सेफ्टी पिन थी, लोहे की कील थी, ठीक है ना। जो ठोस पदार्थ थे हमने उन्हीं का उपयोग किया था। लेकिन द्रव के प्रकरण में क्या होता है? हाँ, जो प्रवाहित होते हैं उनके प्रकरण में क्या होता है, वह क्या अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देती है या नहीं, ये हम नहीं जानते। विद्युत चालन करते हैं, आइए ज्ञात करें। जो द्रव होते हैं वह भी विद्युत को चालन करते हैं, आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पहली तथा बूझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों अथवा जानिंत्र या प्रतिपक से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें स्विच बोर्ड में नहीं, जो हमारे घर में विद्युत आती है उससे हमें कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना है। जो भी क्रियाकलाप हमें करना है वो विद्युत सेल या बैटरी के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि उनमें से हमें एक्सीडेंटली भी करंट लगने की संभावना नहीं होती। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम यही प्रश्न का उत्तर पाएंगे कि क्या द्रव जो है वह विद्युत चालन करते हैं। ठीक है, यह जांच करने के लिए कि द्रव चालन करते हैं, द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरीक्षित क्षेत्र जो हमने कक्षा 7 और 6 में उपयोग किया था का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। बैटरी जो मिल जाती है 15 या 20 रुपए में, पता है ना आपको। संपरीक्षित क्षेत्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम क्रियाकलाप करते जा रहे हैं, परीक्षण करते जा रहे हैं और पता चले कि बल्ब ही उड़ा हुआ था। हम सोचते हैं बल्ब क्यों नहीं चल रहा, लेकिन अगर बल्ब ही उड़ा हुआ हो, काम करता ना हो, तो वो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी क्रियाकलाप को करते हैं तो हमें यह जांच कर लेनी चाहिए क्या बैटरी फुल है या उतर गई है, या फिर बल्ब चालू है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। संपरीक्षित क्षेत्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए।
दो जो तार होती है उन्हें हमें स्पर्श करवाना है। ऐसा करते ही संपर्क क्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाएगा, है ना। बीच की जो गैप होती है वो हम खत्म हो जाती है, दोनों तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, बल्ब जो है वो दीप्त हो जाता है। तथापि यह बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ यह है कि संपर्क क्षेत्र का कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि उसका बल्ब उड़ा हुआ है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? हो सकता है बल्ब में कोई फॉल्ट हो, या वो उड़ गया हो, उसके बीच का जो वो तार है वो टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? तो मैंने बताया, क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि जो तार हमने लपेटे हुए हैं बल्ब के नीचे धातु पर, वह शिथिल हो गए हों, हो सकता है ना। अथवा आपके सेल बेकार हो गए हो। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कैसे हुए हैं या नहीं, मतलब टोटली अपना जो जो बल्ब के आसपास जो जो हमने किया है वो सारा सही सलामत है या नहीं, वो जांच कर लीजिए। यही संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए और फिर जांच कीजिए कि संपर्क क्षेत्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपर्क क्षेत्र भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए हम कर सकते हैं। तो इस अध्याय में आपको पता चल ही गया होगा कि जब हम 7वीं कक्षा में थे तो हमने ठोस जो पदार्थ थे उनका उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हम द्रवों का परीक्षण करेंगे, यह देखने के लिए कि यह द्रव जो है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। चेतावनी हमें यहाँ दी गई है कि अपने संपर्क क्षेत्र की जांच करते समय इसके तारों को स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों के अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 2 तार जो होती है उन्हें एक ही जो धन और धन होता है उनको ज़्यादा देर तक छूना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, बैटरी जो है वो शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी, मतलब आपके सेल जो है वो उतर जाएंगे। क्रियाकलाप 14.2 देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्रित करके उन्हें साफ करिए। हमें कुछ ढक्कनों की आवश्यकता होगी जो हमारे घर में से हमें मिल जाएंगे। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका हमें उड़ेलना है। आपके घर में सिरका विनेगर होगा तो उसको उड़ेलिए या फिर नींबू का रस उसमें डालिए। अपने संपर्क क्षेत्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबाइए। ठीक है, अब हमारा जो संपर्क क्षेत्र है उसके तारों को हमें नींबू में डुबाना है। फिर दोनों सिरे पर परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखो उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी 1 सेंटीमीटर से अधिक न हो, लेकिन इसी के साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। देखिए इनके बीच में गैप रखा गया है, देखिए, और ये जो आकृति है वो आपको मुखपाठ कर लेनी है। ठीक है ना, स्पर्श भी न करें। क्या संपर्क क्षेत्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हुआ या नहीं, ये तो हमें करके देखना पड़ेगा, है ना। अगर होता है, अगर यह क्रियाकलाप करने से अगर हमारा बल्ब दीप्त होता है तो यह विद्युत का सुचालक है, वरना यह कुचालक है। जब संपर्क क्षेत्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपर्क क्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नींबू का रस या सिरका जो है वह विद्युत का सुचालक है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संपर्क क्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है हमें कि अगर वो चालक हो तब भी बल्ब दीप्त नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा जो सेल है उसमें पावर हमें कम पड़ जाए, है कि नहीं।
कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त हो सके। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या आपको याद है कि बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तो यह एक कारण है ना, कि विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव होता है, मतलब गर्म करने का प्रभाव। ठीक है, किसी भी पदार्थ को विद्युत धारा गर्म करती है और उसके प्रभाव से बल्ब का तंतु जो होता है वह उच्च ताप तक पहुंच जाता है और दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है, अगर विद्युत धारा ही दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने पाने पर वह दीप्त नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब बल्ब में जो बीच में जो दीप्त वो होती है तंतु, वो गर्म होकर दीप्त होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें पावर ही कम मिले, पावर विद्युत धारा जो है वो दुर्बल हो, तो ऐसे में वह बल्ब जो का तंतु है वो गर्म नहीं हो पाता और दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है ना? कब होती है? जब परिपथ में विद्युत धारा कब दुर्बल होती है? यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाए। ठीक है, विद्युत का चालन तो कर पाता है आसानी से, लेकिन आसानी से नहीं कर पाता। कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, विद्युत का चालन अपने आप अंदर से होने दे सकता है, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है कि कुछ धातु की भांति कुछ पदार्थ, कुछ द्रव पदार्थ भी ऐसे हो सकते हैं कि आसानी से अपने में से विद्युत का चालन नहीं कर पाता, जिसके कारण संपर्क क्षेत्र का परिपथ तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संपर्क क्षेत्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी सुसंचित कर सके? तो मतलब कि यहाँ पर हमें दूसरी संपर्क क्षेत्र बनाना पड़ेगा जो दुर्बल जो होती है विद्युत धारा उसको भी अपने आप से सुसंचरित, मतलब अपने आप से उसको भी आसानी से जाने दे, उसका चालन कर सके। ठीक है ना? एक अन्य संपर्क क्षेत्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? तो हमने कक्षा 7 में एक क्रियाकलाप किया था कि माचिस की डिबिया के में हमने क्या रखा था? हौका यंत्र रखा था। ठीक है, और फिर उसके आसपास हमने तार को लपेटा था और फिर उसमें विद्युत धारा हमने पसार की थी। ठीक है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह हिलती थी। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता था, मतलब उसका हिलना जो हमें दिखाई दे रहा था। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपीड़ित क्षेत्र बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 4.14.3 द्वारा पता लगाएं। तो यह जो क्रियाकलाप है वो हम देखेंगे कल। ठीक है, और हम एक नया संपरीत क्षेत्र बनाएंगे या उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।